सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में 4 पाठ पढ़ रहे हैं। मुगल आक्रमण, चौथा पाठ मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। इस पाठ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा या अध्ययन बिंदु रहेगा वो होगा वीर शिवाजी। शिवाजी जो कि महाराष्ट्र के या मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो हम आज शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिवाजी को समझते हैं उनका जीवन परिचय या जन्म परिचय। देखिए, शिवाजी का जन्म समय माना जाता है 1627 से कार्यकाल 1627 में जन्म हुआ है और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। जीवन परिचय के तौर पर अगर देखें तो पिता का नाम था सरदार शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। इनका समय व जन्म स्थान की जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को पूना महाराष्ट्र के पास में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग के अंदर। शिवनेर स्थान है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, उसके पहाड़ी दुर्ग के अंदर शिवाजी का जन्म है वो हुआ था। दादा का नाम कौंडेव था और माता जी जीजाबाई और दादाजी का योगदान रहा इनके जीवन निर्माण के अंदर। दादाजी और माताजी ने बालक को संरक्षण प्रदान किया और पिता से दूर रहकर शिवाजी ने हिंदू धर्मशास्त्र व सैनिक शिक्षा है वो सीखी। इसके साथ ही बाल्यावस्था में ही रामायण, महाभारत एवं हिंदू धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान भी आपने अर्जित कर लिया। 12 वर्ष की आयु में पिता की जागीर भी जो कि पूना वो इनको प्राप्त हो गई। तो ये था सामान्य परिचय शिवाजी का। शिवाजी का जो पहला अभियान हुआ है वो अभियान हुआ है बीजापुर के खिलाफ। बीजापुर के विरुद्ध प्रथम सैन्य अभियान शिवाजी ने किया था। बीजापुर का उस समय शासक था सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जो कि लंबी बीमारी से ग्रस्त था और मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। और ऐसी स्थिति में उसका जो राज्य था बीजापुर वो चारों तरफ से अस्त व्यस्त हो गया था। राज्य के अंदर अव्यवस्था विद्यमान हो गई थी और ऐसी स्थिति में स्थिति का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने 1646 में जो है बीजापुर का ही तोरण का दुर्ग था उसके ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। आदिल शाह है वो शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अधिकार करने के बाद तोरण दुर्ग से उन्हें बहुत सारी धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें इन्हें 2 लाख घूण का खजाना मिला शिवाजी को। और इस लूट के माल से शिवाजी ने अपनी सैनिक शक्ति या सैनिक संगठन को बढ़ाया और साथ ही साथ उन्होंने उसके पास ही तोरण दुर्ग के पास ही एक शत दुर्ग था जो है मुरमगढ़। तो शिवाजी ने इस मुरमगढ़ के दुर्ग को भी नया निर्माण करवाया और फिर इसका नाम बदलकर नया नाम दिया, राजगढ़ दुर्ग का नाम उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से शिवाजी है वो अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहे थे। वहीं शिवाजी ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने आदिल शाह जो बीजापुर का सुल्तान था उसके कुछ मंत्रियों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया और ऐसी स्थिति में शिवाजी है वो अपनी स्थिति को मजबूत करते रहे और वहीं आदिल शाह ने शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इधर शिवाजी की शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आदिल शाह चिंतित हो रहा था क्योंकि अब शिवाजी है वो और आगे बढ़ रहे थे और ऐसी स्थिति में आदिल शाह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए उसके पास कोई ठोस रास्ता नहीं था। ऐसी ही स्थिति में आदिल शाह को हौसला दिया उसके एक सेनापति जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान ने ये कहा कि मैं शिवाजी के विरुद्ध अभियान करूंगा और मैं बिना घोड़े से नीचे उतरे हुए शिवाजी को बंदी बना लूंगा या फिर मार डालूंगा। और अफजल खान ने 1659 में शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया और उसने छल कपट का सहारा लिया। छल कपट यानी धूर्तता उसने सोची थी और ऐसी स्थिति में उसने शिवाजी के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा, जिसका संधि प्रस्ताव को लेकर गए कृष्णजी भास्कर। इसके
कहीं न कहीं जो है षड्यंत्र की आशंका हो उठी थी। शिवाजी लोहे की टोपी पहनकर और एक्शन टाइम के और हाथ के अंदर बगनखा, एक तीखा जो होता है औजार होता है जो नाखून के रूप में काम करता है, बगनखा, और एक हाथ में कटारी छुपाकर है वो पहुंचे अफजल खान से मिलने। अफजल खान ने शिवाजी का दिखावटी स्वागत किया और उसके बाद उन्हें अपने दोनों बाहें पसार कर उन्हें अपने गले लगाने के लिए अपने पास बुलाया। शिवाजी जैसे उसके गले लगे, उन्होंने अफजल खान ने शिवाजी को पूरी तरह से दबोच लिया। लेकिन शिवाजी चूंकि पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्हें शत्रु के छल कपट का अंदाजा हो चुका था और ऐसी स्थिति में शिवाजी ने उसी बगनखे से वार करके और कटारी से वार करके जो है अफजल खान की हत्या कर दी, अफजल खान को मार डाला। और ऐसी स्थिति में अफजल खान की मृत्यु हो गई और शिवाजी ने जो है अपने प्रभाव में भयंकर वृद्धि की कि आसपास के इलाकों में शिवाजी का डंका है वो बजने लग गया, या कह सकते हैं शिवाजी के प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि हुई। तो ये था बीजापुर के विरुद्ध अभियान और शिवाजी की सफलता। फिर आता है शिवाजी और मुगल जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उस समय दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब। दक्षिण में मराठा सरदार शिवाजी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। उसकी सूचनाएं उत्तर तक पहुंच रही थी, उसकी खबरें हैं उत्तर भारत तक, औरंगजेब के कानों में भी पड़ रही थी और औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई मराठों की शक्ति को लेकर चिंतित हो गया और औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने की सोची और उसने अपने एक मामा जिसका नाम था शाइस्ता खां को दिल्ली दक्षिण का सूबेदार बनाकर वहां भेजा। और शाइस्ता खां जो है पूना के उसी महल में ठहरा हुआ था जहां शिवाजी का जन्म हुआ था, जहां शिवाजी का बचपन जो है वो बीता था। शिवाजी को शाइस्ता खां की आने की खबर मिली तो शिवाजी ने भी रूप बदलकर शिवाजी जो है शाइस्ता खां के पास पहुंचे। तो मुगल सिपाही थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी अपने सैनिकों के साथ थे और जो शिवाजी ने बड़ी ही बुद्धि और चातुर्यता के साथ मुगल सैनिकों को ये कहा कि हम मराठे नहीं हैं, बल्कि हम तो मुगल सेना के ही मराठे सैनिक हैं। और इस प्रकार से शिवाजी है वो किले के अंदर या महल के अंदर प्रवेश कर गया और फिर शाइस्ता खां और शिवाजी के सैनिकों के मध्य है झड़प हो गई और उस झड़प में शिवाजी की जीत हुई। शिवाजी ने उसके पुत्रों और कुछ सैनिकों की हत्या कर दी और शाइस्ता खां अपने आप के बचाव में जो है वो असफल रहा। तो ये जो झड़प हुई है वो 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी और शाइस्ता खां के मध्य झड़प और शाइस्ता खां की एक अंगुली है वो कट गई। वहीं शिवाजी को इसमें सफलता मिली और शाइस्ता खां असफल हो गया। औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली कि शाइस्ता खां शिवाजी के छोटे से थोड़ी सी टुकड़ी वाले सैनिकों से हार गया है, तो औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ शाइस्ता खां से और उसने शाइस्ता खां पर नाराजगी जताते हुए उसे दूर बंगाल की तरफ भेज दिया। लेकिन औरंगजेब शांत नहीं हुआ, उसने आगे की स्थितियों को संभालने के लिए अपना पुत्र जिसे शहजादा मुअज्जम था उसको और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को दक्षिण की तरफ भेजा ताकि वो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन कर सके। लेकिन यहाँ पर शहजादा मुअज्जम और मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह भी कह सकते हैं कि असफल रहे या शिवाजी की शक्ति का दमन नहीं कर पाए। अब औरंगजेब को एक आशा की किरण नजर आई। आमेर का राजा मिर्जा राजा जयसिंह जो कि उस समय का कूटनीतिज्ञ था, बुद्धिमान और चातुर व्यक्ति था, तो मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ भेजा। लेकिन उससे पूर्व शिवाजी है वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और शिवाजी ने उस जो है जनवरी 1664 में सूरत की लूट मचा दी और सूरत की लूट में शिवाजी को
बहुत अधिक धनराशि मिली, बहुत अधिक रत्न और आभूषण जो है शिवाजी को मिले। इससे औरंगजेब और ज्यादा भयंकर क्रोधित हो गया और उसने फिर मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने औरंगजेब को ये विश्वास दिलाया कि वो शिवाजी को पकड़ लेंगे और उस समय उसने ये भी कहा जयसिंह ने कि वो व्रत के घेरे की तरह शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर वो आपके पास उसे ले आएंगे। तो इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह है वो दक्षिण की तरफ गया और फिर आगे होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की जो संधि हुई है वो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई है और मिर्जा राजा जयसिंह ने पहले तो कुछ मराठा सरदारों को प्रलोभन दिया, लालच दिया और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और शिवाजी को पुरंदर के किले के अंदर घेर लिया। अब शिवाजी है वो संकट में थे और ऐसी स्थिति में उन्हें समझौता करना पड़ा और एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो पुरंदर की संधि क्या है ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और 2 नंबर का प्रश्न आता है। पुरंदर की संधि की शर्तों को बताइए, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई है जून 1665 ईस्वी के अंदर जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। इसके अनुसार शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने पड़े, 23, ठीक है। और दूसरा, बीजापुर के विरुद्ध अभियान में उन्होंने मुगलों को सहायता देने का आश्वासन दिया कि अगर मुगल बीजापुर के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभियान करते हैं तो मराठी या शिवाजी है वो उनकी सहायता करेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में आने हेतु बाध्य नहीं किया। ये भी उसकी शर्त थी कि वो बाध्य नहीं है कि वो मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति दे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो तो ये तो 3 मुख्य शर्तें थी। इसके साथ ही फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, जिसकी पुस्तक थी द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसने इस मुगल एम्पायर की यात्रा की थी, फ्रांसवा बर्नियर, वो भी इस संधि के समय यहाँ पर मौजूद था प्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए यहाँ पर ये तो है पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होना था, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में आने हेतु मना लिया और शिवाजी फिर 1666 में जयसिंह के साथ आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए और औरंगजेब जो कि बादशाह था उसने शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया और साथ ही साथ मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में उनको जगह दी, यानी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी पंक्ति। तो उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें तीसरी पंक्ति में उनको निम्न तीसरा दर्जा दिया गया और इसके कारण शिवाजी मन ही मन नाराज हो गए और जिस पंक्ति में वो खड़े थे उनके आगे जसवंत सिंह खड़े थे, मारवाड़ के शासक। तो शिवाजी ने ये कहा कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, उस जसवंत सिंह की पीठ आज मुझे देखनी पड़ रही है। यानी युद्ध के समय में जसवंत सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी, उनको असफल रहे थे उनका दमन करने में और ऐसी स्थिति में शिवाजी को बुरा लग रहा था जसवंत सिंह के पीछे खड़ा होना। लेकिन फिर भी और ऐसे जब यहाँ पर उनको उचित सम्मान नहीं मिला तो वो दरबार से नाराज होकर अंत में चले आए और जयपुर के राजमहल में, जयपुर महल में रुके, राज सिंह के वहां, मिर्जा राजा जयसिंह के वहां। लेकिन औरंगजेब को शिवाजी से एक ईर्ष्या थी तो उसने शिवाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और उसे मार डालना चाहता था, उन्हें जेल में बंदी बनाकर डाल दिया। शिवाजी जेल में रहकर भी अनेक प्रकार की योजनाएं
सोचने लगे कि किस प्रकार से यहाँ से निकलकर बाहर निकला जाए। फिर शिवाजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और इसी के चलते शिवाजी ने एक योजना बनाई कि वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार प्रतिदिन फल, वस्त्र इत्यादि को बांटने लगे और इसके चलते नित्य बंदीगृह से टोकरियां जाती थी, उन टोकरियों में फल वगैरह नित्य जाते थे। शुरुआती दौर में तो मुगल सैनिकों ने बहुत ही होशियारी के साथ हर टोकरी को उन्होंने चेक किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रोज की स्थिति बन गई तो कार्य थोड़ा ढिलाई पर आ गया। ऐसे ही इसी स्थिति का लाभ है वो शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी ने उठाया और दोनों ही टोकरियों में बैठकर बंदीगृह से बाहर निकल गए और ऐसे में फिर शिवाजी बचकर महाराष्ट्र की तरफ आ गए। महाराष्ट्र की तरफ आने के बाद जब शिवाजी आए तब तक शिवाजी का स्वास्थ्य है वो काफी जेल या बंदीगृह में रहकर काफी गिर चुका था और वहीं मुगल शहजादा मुअज्जम जो कि एक आराम तलबी व्यक्ति था, वो दक्षिण का सूबेदार था। लेकिन वहीं जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उन्हें शिवाजी से सहानुभूति थी। तो शिवाजी जसवंत सिंह ने मुगलों और शिवाजी की मध्यस्थता में एक मुगल मराठा संधि करवा दी और इस संधि को औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया और शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी औरंगजेब ने और उसे स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी औरंगजेब है वो अपनी चाल चलने से बाज नहीं आया और वो शिवाजी के विरुद्ध किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र करता रहा और ऐसी ही स्थिति में शिवाजी ने भी फिर औरंगजेब की अवहेलना करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने शिवाजी ने 1670 में सूरत के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, धावा बोल दिया और फिर सूरत की दूसरी लूट की उन्होंने और इस लूट के दौरान भी उन्होंने सूरत को खूब लूटा। साथ ही साथ औरंगजेब तो अब उनके लिए वैसे भी शत्रु के रूप में आ गया था सामने। तो शिवाजी ने अब जो मुगलों को अपने प्रदेश दिए थे, खोए हुए प्रदेशों के ऊपर पुनः अपना अधिकार करना शुरू कर दिया या फिर उन्हें मराठा क्षेत्र के अंदर जो है लेना शुरू कर दिया। शिवाजी ने अपने खोए हुए प्रदेशों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक में उन्होंने बनारस से गंगाभट्ट ब्राह्मण को बुलाया और फिर 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी ने छत्रपति अर्थात बहुत बड़ा राजा जिसका साम्राज्य का विस्तार है वो फैला हुआ हो, तो उन्होंने छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला और गो ब्राह्मण प्रतिपालक यानी गो गाय और ब्राह्मणों को बचाने वाला, उनका पालन करने वाला, तो ये उपाधियां हैं शिवाजी ने धारण की। लेकिन शिवाजी का अंतिम समय है वो काफी चिंता और दुख में बीता। इसका कारण था कि उनका पुत्र जो संभाजी जो बड़ा पुत्र था वो मुगलों की सेवा में चला गया था, शिवाजी से रूठकर मुगलों की सेवा में चला गया था, जिसके कारण शिवाजी को इस पुत्र पर बड़ा स्नेह था, लेकिन शिवाजी को दुख था इस पुत्र का मुगलों की शरण में जाने से। और दूसरा था उनकी पत्नी थी सोयराबाई। सोयराबाई जो है वो अपने पुत्र राजाराम को जो है मराठा उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन शिवाजी किसी अन्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और ऐसी स्थिति में वहीं सोयराबाई है वो अपने पुत्र के कारण राज्य में षड्यंत्र करने लगी थी। तो इसके कारण भी शिवाजी बहुत दुखी थे और अंततः 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु। शिवाजी की अगर धार्मिक नीति देखें तो शिवाजी कहने को तो एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन फिर भी वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे। वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे, तो उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों और विद्वानों को विशेष आश्रय दिया। वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे,
शिवाजी के पास लाया, उसे भेंट के रूप में देना चाहा शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने उस पुत्र वधू को ससम्मान वस्त्र और आभूषण देकर वापस बीजापुर पहुंचाया। तो ये थी शिवाजी की स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और धर्म के प्रति सम्मान की भावना। उनके सेना के अंदर जो मुसलमान सैनिक थे उनको उन्होंने कई विश्वसनीय पदों के ऊपर नियुक्ति दे रखी थी, जिसमें झाजी बेड़े और अन्य कई विश्वसनीय पदों के ऊपर वो थे। तो इस प्रकार शिवाजी एक कट्टर हिंदू होते हुए भी सभी धर्म के लोगों को सम्मान जो है समान सम्मान देने वाले व्यक्ति थे। तो ये शिवाजी की धार्मिक नीति थी। शिवाजी का मूल्यांकन देखें तो शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे और हिंदू स्वराज्य की स्थापना के बारे में इतिहासकार सर देसाई है, उन्होंने इस संदर्भ में ये लिखा है कि शिवाजी हिंदू स्वराज्य के संस्थापक माने जा सकते हैं या हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए शिवाजी ने 1645 में अपने दादा नरस प्रभु को अपनी हिंदवी स्वराज्य की योजना के बारे में लिखा था और उसके अनुसार इस योजना से उनका अभिप्राय था कि वो भारत के हिंदुओं को स्वतंत्र या धार्मिक स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे। दूसरा, चौथ और स्वदेशमुखी करों की वसूली राज्य विस्तार का साधन था। शिवाजी ने अपना साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा फैला लिया था दक्षिण भारत में और वही उत्तर भारत की तरफ भी काफी हिस्सों के ऊपर उनका प्रभाव है वो बढ़ गया था और उन विजित राज्यों से शिवाजी ने चौथ और स्वदेशमुखी नामक 2 कर वसूली करते थे। चौथ जो होता था वो आय का चौथा हिस्सा होता था और स्वदेशमुखी जो होता था वो 10वां हिस्सा हुआ करता था। तो ये भी एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार और वहीं अपने धर्म की स्थापना का सूचक इसे भी माना जा सकता है, क्योंकि इन करों के माध्यम से शिवाजी है वो अपना वर्चस्व है वो बताना चाहते थे। वो अत्यधिक मनमानी करके बहुत अधिक कर वसूली नहीं कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है आगरा जाने का उद्देश्य। जब मिर्जा राजा जयसिंह ने 1666 में जब उन्हें आगरा वो लेके गए थे तो शिवाजी चाहते तो नहीं भी जाते, क्योंकि संधि की शर्तों के अनुसार वो बाध्य नहीं थी, लेकिन शिवाजी का आगरा जाने के पीछे एक और मकसद भी था कि वो उत्तर भारत की स्थिति को जांचना चाहते थे, वो परखना चाहते थे कि उत्तर में वास्तविक स्थिति क्या है, उत्तर की जनता क्या चाहती है, और इसके चलते शिवाजी है वो आगरा चले गए। तो वो उत्तर भारत की स्थिति को समझना चाहते थे कि उत्तर भारत की जनता है वो मुगलों से आजाद होना चाहती है अथवा नहीं। चौथी, राजपूत राजाओं के साथ जहां औरंगजेब से उनकी बनती नहीं थी या औरंगजेब से उनके मन में शत्रुता का भाव था, औरंगजेब उन्हें शत्रु की दृष्टि से देखता था, उन्हें उचित सम्मान भी नहीं दिया था। वहीं औरंगजेब के अधीन जो राजपूत शासक थे उनके प्रति शिवाजी ने सहानुभूति और मेलजोल की नीति अपनाई थी। चाहे आप मिर्जा राजा जयसिंह को ले लो, उनके साथ भी मित्रता का व्यवहार था। लास्ट में जसवंत सिंह ने भी, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह ने भी एक सहानुभूति थी शिवाजी के साथ। तो यहाँ पर राजपूतों के साथ मेलजोल की नीति को अपनाना भी स्वतंत्र हिंदू धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य भी उनका रहा होगा। तो ये शिवाजी का हिंदू स्वराज्य की मनसा में समझ में आती है। फिर जननायक शिवाजी की स्मृति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया और इस शिवाजी उत्सव का यही उद्देश्य था कि शिवाजी की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाए और ये उत्सव काफी समय तक प्रसिद्ध रहा। आज भी ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ये था शिवाजी का